श्री राम त्रिपाठी का एक आलेख मुर्दैया। बीते 13 फरवरी 2015 को हिंदी साहित्य की एक ऐसी क्षति हुई जिसकी भरपाई हो पाना नामुमकिन है। तुलसी राम का जन्म आजमगढ़ के धर्मपुर में 1 जुलाई 1949 को हुआ था। प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुई। आगे की पढ़ाई BHU और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई। फिर ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही अध्यापन करने लगे। तुलसी राम बौद्ध धर्म और दर्शन के गंभीर अध्येता थे। उनका व्यक्तित्व और दलित चिंतकों से पूरी तरह अलग था। दरअसल वे इसके मूल में था। उनका फक्कड़ाना स्वभाव जो उन्हें कबीर से मिला था। बचपन से ही वे सवर्णों की अनेक पीड़ाओं के शिकार हुए, इसीलिए वे जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। लेकिन वे भारत की हकीकत को जानते थे। उन्हें पता था कि भारत नामक देश की यह जो इमारत है उसकी दीवालों में लगायत छत तक जाति धर्म वर्ग जैसी मकड़ी के वैसे जाले फैले हुए हैं जिससे पार पाना बहुत दुष्कर है। यहाँ के लोग जब तक अपनी कुंठित जातिवादी मानसिकता को नहीं छोड़ेंगे तब तक सच्चे मायनों में एक आधुनिक प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक भारत का निर्माण संभव ही नहीं। वे स्वभाव में अत्यंत सहज और सरल थे, इसीलिए एक प्रतिबद्ध ईमानदारी उनके अंदर थी। तभी तो जहाँ एक तरफ तुलसीराम अपने लेखन में ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शोर शराबा करने वालों से अलग वे दलित साहित्य और राजनीति की सीमाएं रेखांकित करना भी नहीं भूलते। वर्ष 2010 में जब उनकी आत्मकथा का पहला भाग मुर्दैया छपा तो चारों तरफ तुलसी राम जी की ख्याति फैल गई। हालांकि वे मूलतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों खासकर रूसी मामलों के विशेषज्ञ थे, लेकिन मुर्दैया के लेखन से ऐसा लगता ही नहीं कि वे मूलतः साहित्य के नहीं थे। मुर्दैया के लोकार्पण में वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह ने इसे उपन्यास जैसा ही रोचक बताया। अभी हाल ही में उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका नाम से आया है। अभी इसका तीसरा भाग आने वाला था। तुलसी राम जी के ना होने से अब यह नामुमकिन है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनमें अंगोला का मुक्ति संघर्ष, AIA राजनीतिक विध्वंस का अमेरिकी हथियार, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन ईरान, पर्शिया टू ईरान, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक तथा आइडियोलॉजी इन सोवियत ईरान रिलेशंस, लेनिन टू स्टालिन आदि प्रमुख हैं। तुलसी राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुर्दैया पर श्री राम त्रिपाठी का एक आलेख। मुर्दैया। हर साहित्यकार अपने समय से रूबरू होता है, मतलब कि अपने समय को पहले ऐ करता है, फिर व्यता है। इसी तरह वह अपने समय के वाद को अवाद कर ही विवादता है, इस आस में कि वह संवाद बन जाए, मतलब कि हर कोई उसकी बात स्वीकार ले। आज के समय का वाद भोगना ना होकर उपभोगना है। भोगना कठिन और उपभोगना आसान। जैसे कि फल खाना आसान है, फल खाने के बाद पेड़ लगाना कठिन। इस तरह केवल फल खाना उपभोग है, जबकि पेड़ लगाना और फल खाना इस तरह
फल खाना उपभोग है, जबकि पेड़ लगाना और फल खाना भोग। इस तरह सर्जक ही भोक्ता होता है, बकिया उपभोक्ता। भोक्ता के जेहन में और जिस्म पर खाने का केवल स्वाद ही नहीं होता, बल्कि पकाने का चिन्ह भी होता है। ऐसे दौर में सर्जन जैसे कठिन काम को अंजाम देना वाकई दुरूह है। ऐसे लोगों का सम्मान जरूर किया जाना चाहिए, मगर इसका ख्याल रखते हुए कि क्या लेखक ने सचमुच ही दुरूह काम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपभोक्ता ने ही भोक्ता का स्वरूप भोक्ता का रूप धर लिया। जब वस्तु और रूप की एकता खत्म हो जाती है, तब धोखे की गुंजाइश बढ़ जाती है। इस तरह यह छलवादी दौर है। भ्रम फैलता है। उसने भाषा को ही भाषा के विरुद्ध कर दिया है, मतलब कि व्यक्ति को ही व्यक्ति का विरोधी बना दिया है। जब हम खुद के विरोधी हो जाएं, तब हमें खुद पर ही विश्वास ना रहे। ऐसे में हम कितना भयभीत होंगे। हर समाज अपनी श्रेष्ठता की कसौटियों पर कसकर ही किसी को सम्मानित करता है। इसीलिए साहित्य समाज को भी अपनी श्रेष्ठता की कसौटी पर कसकर ही किसी साहित्य को सम्मानना चाहिए। कहा जाता है कि पूंजीवाद में उपन्यास का वही स्थान है जो सामंतवाद में महाकाव्य का होता है। हिंदी में ऐसे उपन्यास तो मुश्किल से दर्जन भर ही लिखे गए। यूँ तो उपन्यासों की भरमार है, मगर वे उपर्युक्त कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इधर दृष्टि का विस्तार तो बढ़ा है, मगर गहराई कम हुई है। इस तरह दृष्टि की समघनता, जिसके तीनों आयाम समान हो, बाधित हुई है। साहित्य का मापक सघन होता है, सघन नहीं। परंतु आजकल तो सघनता ही साहित्य की मापिया बन गई है। अनुनासिक का लोप अकारण नहीं हुआ। गहनता अपने आप में तकलीफ देह होने के साथ तीव्रता की बाधक है। तीव्रता तो हल्केपन से आती है। सो गहनता को लुप्त करने के लिए अनुनासिक का लोप किया गया, जिससे सघन स्थापित हो गया। चरवादी की नज़र जमीन के ऊपर के फल पर होती है, जबकि किसान की जमीन के भीतर से लेकर फल तक वह जमीन और फल के गुनते हुए गहनता है। इसीलिए सघनता और सघनता नहीं। जो जितना ही गहनेगा उसकी गति उतनी ही मंद होगी, तीव्र नहीं हो सकती। वह तो कछुआ ही साबित होगा, खरगोश नहीं। कैसी विडंबना है कि हम बचपन में पठित कहानी के ठीक विरुद्ध गति कर रहे हैं, मानो वह बचपन को प्रकट करती हो, जबकि हम तो प्रौढ़ हो गए हैं। इस प्रौढ़ और सघन लोगों की मजबूती क्या छिपी हुई है। कैसी विडंबना है कि हल्केपन की ओर भागते हुए हम अपने को भारी समझ रहे हैं। इसी क्रम में आज उपन्यासों की बाढ़ है, मगर उनमें से कितने सचमुच के उपन्यास हैं। आकाश में उड़तों को अवकाश कहाँ। उन्नति श्रेष्ठ है या अवनति। इस तरह हम निरंतर मिट्टीहीन होकर उथले और हल्के होते जा रहे हैं। ऐसे में हमारी रचना भारी और सघन हो तो कैसे। इस प्रकार बाजार का हल्कावाद पूरे वातावरण में गूंज रहा है, जिसके आगे सचमुच के सर्जक की आवाज़ गुम है। उसकी आवाज़ सुनने के लिए समय और श्रम चाहिए, जो किसी के पास नहीं। फिर सर्जक और सर्जन की बात कौन करे तो कौन।
अगर उपन्यास कहानी लगने का सातत्य है तो आत्मकथा और संस्मरण केवल लगने का। इसका मतलब है कि हम अपने में सिमट गए हैं। ये विधाएं श्रेष्ठ विधाएं नहीं हैं, यह जानते हुए भी कि हम साहित्य की गिरावट के पीछे के कारणों की छानबीन नहीं कर रहे, बल्कि इसकी स्थापना में ही लगे हुए हैं। इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि आत्म की कथा को हम परात्म की कथा क्यों नहीं बना पा रहे। साहित्य तो आत्म और परात्म का भुक्त और दृष्ट का गुणन होता है, जिससे पाठक में भी गुणशीलता प्रवाहित होती है। कौन नहीं जानता कि उपन्यास कहानी की बनिस्पत आत्मकथा और संस्मरण लिखना आसान है। इस तरह आसान काम को श्रेष्ठ साहित्य के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। क्या यह साहित्य का पतन नहीं है? उपभोक्ता ने हमारे सर्जक को भी जकड़ लिया है। विडंबना यह है कि यह जकड़न हमारे सर्जक को पीड़ने के बजाय आनंदित करती है। खूब, बहुत खूब। कविता में आत्म की मात्रा अधिक और परात्म की कम होती है। गद्य में आत्म की मात्रा कम और परात्म की ज़्यादा होती है। प्राचीन कविता का लय पाठक को बहाती थी, इसीलिए पाठक को भी आनंदित करती थी। गद्य की लय द्वंद्वात्मक होती है, वह पाठक को न बहती है न बहाती है। वह तो पाठक को खुद अपने अनुसार बहाने को प्रेरित करती है। कविता के बाद दलित साहित्य जो आत्मकथा के रूप में प्रकट हुआ है, इसके मूल में वही आत्मतत्व की प्रधानता कारणभूत रही। अत्यंत विषम परिस्थितियों में संघर्षित जीव जब गौरवान्वित जगह पर पहुंचता है तो उसे वह गौरव नहीं मिला जो उस जगह के दूसरे लोगों को मिलता था। एक ओर तो यह पीड़ा उसे सालती थी तो दूसरी ओर आश्वस्त भी करती थी। आधुनिक साहित्य का जब सबसे बड़ा मानक संघर्ष है, जिसमें जितनी संघर्ष क्षमता होगी वह उतना ही महान साहित्य होगा। इसी मानक ने उनके वास्तविक संघर्ष को अतिशयी बनाया। ज़्यादातर दलित आत्मकथा है इन्हीं भावों के द्वंद्व की संरचनाएं हैं। दलित लेखकों के पास आत्म पीड़ा को परात्म पीड़ा में रूपांतरित करने का अवकाश नहीं था। ऐसे में आवेगपूर्ण आत्मकथा ही लिखी जा सकती थी। पीड़ा को परात्म पीड़ा में रूपांतरित करने का अवकाश नहीं था। ऐसे में आवेगपूर्ण आत्मकथा ही लिखी जा सकती थी। ऐसी आत्मकथा जो अनगढ़ होने के कारण अन्य आत्मकथाओं से भिन्न थी, इसलिए ध्यान आकर्षित करती थी। इधर दलित साहित्यकार अपने भूतकालीन आत्म से निजात पाने की कोशिश में समकालीन हो रहा है। इसलिए वह भले ही अपनी रचना को आत्मकथा का नाम दे रहा हो, मगर वह आत्मकथा के साथ परात्म कथा भी लिख रहा है, जिसमें मैं और पर का द्वंद्व लक्षित होता है। हाँ, अभी वह प्रथम पुरुष के माध्यम से प्रकट कर रहा है। उम्मीद है कि कल वह अन्य पुरुष के माध्यम से भी प्रकट करेगा। ऐसा कहने का आधार मूर्धन्या है, जिसका लेखक साहित्यिक न होकर दार्शनिक है। हो सकता है कि उसकी दार्शनिक प्रवृत्ति ने ही उसे अपने भूतकालीन संघर्षों से जोड़े रखकर उसका दर्शन करने को प्रेरित किया हो। इसलिए यह कृति आत्मकथा होते हुए भी औपन्यासिक कृति का एहसास कराती है।
इसमें प्रकट मैं एक चरित्र होने के साथ लेखक का मैं भी है। इसमें लेखक का आत्म सिकुड़ने का के साथ विस्तारता भी है, जिसमें व्यक्तिगत पीड़ा के साथ साथ दूसरों की पीड़ा भी नजर आती है। वह इस व्यवस्था से संघर्ष करने को प्रेरित करता है जो मानव जीव को उसकी क्षमता के अनुसार विकसने से रोकती है। इसलिए यह कृति जाति जैसी रूढ़ियों मृत की अपेक्षा उन जीवंत जीव विरोधियों से टकराती है जो जीव के विकास में बाधक बनती है। जो समाज सदियों से अपनी असह्य पीड़ा को वर्ण नहीं कर पा रहा था, जिसकी पीड़ा को दूसरों ने वर्णा, अब वह इसमें समर्थ हुआ है। जिन दूसरों ने उनकी पीड़ा को वाणी दी थी, उन्होंने ही उनकी वाणी का स्वागत करते हुए हौसला बढ़ाया। द्वंद्व ही साहित्य की धड़कन है। भाषा, भाव और विचारों का रूपांतरण महज भाषा में ही नहीं, चरित्रों में भी होता है। लेखक को ही विभिन्न चरित्रों में रूपांतरित होना होता है, न कि किसी और को पेश करना। ऐसे में लेखक के विभिन्न क्रियाकलाप ही रचना को प्रवाहते और प्रवाहशील बनाते हैं। इससे पाठक भी संचरित होता है। पहले तो वह पाठक को कहता है, फिर पाठक उसको। कोई भी रचना जितना ही पाठक को प्रवाहेगी, पाठक द्वारा उतना ही प्रवही जाएगी। आज के हिंदी साहित्य में उपन्यास की अपेक्षा आत्मकथा और संस्मरण अधिक प्रभावशाली ढंग से लिखे जा रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उपन्यास की अपेक्षा ये विधाएं ज़्यादा प्रभावशाली हो गई हैं। उपन्यास की अपेक्षा ये विधाएं ज़्यादा प्रभावशील हो गई हैं। मनुष्य का लक्ष्य है जटिल जीवन को सरल करना, उसके एक एक रेशे को अलग करना। जिस विधि से यह सरल किया जाता है वह भी जटिल ही कहलाता है, क्योंकि उसी के द्वारा जटिलता सरलता में तब्दील हुई। विविध जीवन की विविध जटिलताओं को सरल करना एक विविध ही हो सकता है, जो नहीं हो रहा है। उपन्यास विधि आत्मकथा और संस्मरण की अपेक्षा कठिन और जटिल होने के बावजूद आत्मकथा और संस्मरण से पिछड़ रही है, कारण कि ये विधाएं अपनी गुणवत्ता में विकास कर रही है, जबकि उपन्यास में ऐसा नहीं हो रहा है। स्पष्ट है कि हम जटिलता और कठिनता से भाग रहे हैं। इस उपन्यास विधा हास्योन्मुख है। कहना गलत न होगा, हमारी चिंता उस नुक्ते पर है जो समकालीन साहित्य को पिछले साहित्य से बेहतर नहीं बना रही। मतलब कि रचनात्मकता का उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है। क्या कविता, नाटक का क्या कहानी, उपन्यास। ऐसे में आलोचना की बात उठाना बेईमानी है। तो विकासोन्मुख विधा आत्मकथा को तुलसीराम की मूर्धया निश्चित रूप से और विकसित करती है, क्योंकि यह आत्म की कथा होने पर भी अपने आत्म को अतिक्रमित करती है। इसका आवेग संतुलित है, जबकि ज़्यादातर आत्मकथाएं आत्म में सिमटी हुई आवेगपूर्ण होती हैं, जिससे आवेग का
प्रस्फुटन अच्छे बुरे सब को नष्ट कर देता है। शायद इसी कारण इस आत्मकथा को आलोचकों ने उत्तर आधुनिक कहा है। उत्तर आधुनिकता के मर्मज्ञों का कहना है कि जहाँ सारी विधाएं एक दूसरे में घुल मिल जाएं तो उसे उत्तर आधुनिक समझ लीजिए। मतलब कि जहाँ विधागत कोई बंधन न हो। उत्तर आधुनिकता मान्य रूपों को नकारती तो है मगर किसी अन्य रूप को स्थापित नहीं करती, जिससे नाम संज्ञा की जरूरत ही नहीं रहती। इस तरह उत्तर आधुनिकता ऐसी मानहीन दुनिया का निर्माण करती है जिसमें अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं होता। मूर्धैया में जो जीवन का सतत प्रवाह है वह जो भी रूप बनाता है सतत परिवर्तनशील है। हाँ, उसमें पिछले रूप का अक्स जरूर दिखता है। मूर्धैया आत्मकथा है या उपन्यास? इसका जवाब तो निस्संदेह आत्मकथा ही होगा। यह एक एक श्रेष्ठ आत्मकथा जिसमें आत्म का जो रूप उभरता है वह अपने परिवेश की त्रासदी को खुद तक ही नहीं सीमित करता अपितु उन तमाम लोगों तक विस्तृत करता है जो इसके शिकार हैं। इस तरह यह एको हम द्वितीयो नास्ति से एकदम भिन्न होने के कारण आत्मकथा के नए मापक की मांग करती है। जिसे हम वातावरण कहते हैं वह वात का आवरण भी है और बात का वर्ण भी। आज बात के आवरण और वर्ण को ही भेदना है। वाल्मीकि ने इसी तरह साद खाद को निखाद किया था, अन्यथा तो क्रौंच को मारकर खाना सिद्ध ही था। निषिद्ध तो वाल्मीकि ने किया। बात पर जब कई आवरण चढ़ा कर कठोर कर दिया जाता है तब उसे तोड़ने की जरूरत पड़ती है। वाल्मीकि ने उसी कठोर बात को तोड़ा था जिससे करुणा की धार बही थी। तुलसीराम बात की कठोरता को तोड़कर जीवन की धार बहाते हैं। जाति रूपी कठोर बात के भीतर भारतीय जीवन सिसक रहा है। तुलसीराम ने उसे भोगा भी और देखा भी। वे दोनों को गुनते हैं, इसीलिए संतुलित होते हैं। उनकी स्थिरता में भी प्रवाह है। एक गति जो जीवन की गति है उसमें लय भी होता है और उससे लयित भी करते हैं। तुलसीराम ऐसा दलित है जो सवर्णों के साथ दलितों द्वारा भी दला गया। काले चेहरे का चेचक के दाग और एक आँख के चले जाने पर वह अपने सगे चाचा नग्गर द्वारा ही अपशकुन करार दिया गया। परायों की अपमानना उतनी नहीं पीड़ती जितनी अपनों की। तुलसी अगर कहीं से प्रेरणा और स्नेह पाता है तो वह माँ और दादी हैं। अगर वे न होते तो तुलसी का जीना मुहाल हो जाता। ऐसे में दादी और माँ की युगिन श्रृंखला उसकी सृजन शक्ति बन जाती है। तुलसीराम ने जीव और जीवन को आत्मसात किया है। वे जीवन दृष्टि से संपन्न हैं, इसीलिए जाति के साथ साथ दलित आत्मकथाओं के बाड़े को भी तोड़ते हैं। इस तरह वे वाल्मीकि की परंपरा में खड़े नजर आते हैं। जिस तरह वाल्मीकि की रामायणम का ब्राह्मणवादी पाठ स्वीकार कर दलितों ने रामायणम और वाल्मीकि को ही त्याग दिया, कहीं उसी तरह मूर्धैया और तुलसीराम भी त्याग न दिए जाएं। तुलसीराम के लेखे भारतीय समाज में अज्ञान का बोलबाला है। क्या
सवर्ण और क्या वर्ण जिसे ज्ञानी समाज कहा जाता है वह आधुनिक पंडों के हवाले है। उस समाज की रूढ़ियाँ सहजता से निम्न समाज में आरोपित हो जाती हैं। निम्न समाज अत्यंत उर्वर होता है जिसे उच्च वर्ग दबा दबाकर कठोर बना देता है। इस तरह एक त्रसित दूसरे को त्रास कर संतुष्ट होता है। पूरी कथा में विकासशील चरित्रों की कमी इस बात का द्योतक है कि आज भी आधुनिक पंडों का ही बोलबाला है। इस कठोर आवाज़ को तोड़ने के लिए कई तुलसीराम की जरूरत है। इस प्रकार मुर्दइया मौजूदा चलन का विचलन है। तुलसीराम दार्शनिक हैं, साहित्यकार नहीं। हाँ, दर्शन के लिए उन्हें साहित्य के पास ही जाना पड़ता होगा, क्योंकि भारत का वास्तविक इतिहास तो साहित्य ही है। महाभारत अथवा रामायण में जो हमें ऊपर ऊपर दिखता है हम उसे ही सत्य मान लेते हैं। औजारों से लैस एक दूसरे से लड़ते लोगों को देखते और ताली पीटते हैं, उन औजारों के निर्माता को खोजते ही नहीं। निर्माताओं ने उन औजारों को क्या मनुष्यों से लड़ने के लिए बनाया था, ऐसे सवाल ही नहीं करते। औजारों से लैस तथाकथित उन तलवार योद्धाओं के भीतर अन्न जल दूध घी पहुँचाने वालों को खोजते ही नहीं। कहाँ हैं वे, किस हाल में हैं? तुलसीराम मुर्दइया नामक ऊसर टीले को गूंथते तोड़ते हैं, मतलब कि उपजाऊ बनाते हैं, जिसमें जीवन लहराता है। बाहर से जीवहीन लगती मुर्दइया के भीतर तरह तरह के लोग एक दूसरे के साथ साथ अपने बाहरी वातावरण से संघर्ष करते हैं। मेरे मन में एक सवाल कुलबुलाता है कि एक सम्मानित दार्शनिक अपना प्रिय विषय छोड़कर साहित्य में क्यों और कैसे कूद पड़ा? क्या उसका मन दर्शन से ऊब चुका था, या साहित्य में भी हाथ आजमाने की इच्छा जगी? 60 के आसपास की उम्र में ऐसा होना मुमकिन नहीं। कम से कम तुलसीराम जैसे दार्शनिक से तो नहीं ही। एक दार्शनिक मूलतः अपने समय को दर्शता है। इसी प्रक्रिया में तुलसीराम ने दर्शा कि उसके जैसे जीने वालों ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसमें आक्रोश ही आक्रोश है। ध्यातव्य है कि उन आत्मकथाओं के लेखक उन समस्याओं से उबरने के बाद अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। उनके आक्रोश न विखंडात्मक थे न सृजनात्मक। तुलसीराम भी उसी समाज की उपज हैं। ज़्यादातर दलित आत्मकथाएं युवाओं द्वारा लिखी गई, प्रौढ़ों द्वारा नहीं। कोई प्रौढ़ व्यक्ति ही अपने समुदाय की गलतियों को सुधारता है। वह जानता है कि हमें जो स्थितियां मिली है उन्हीं के अंतर्गत रहते हुए उन स्थितियों को बदलना है। इतना जटिल और कठिन काम आक्रोश के बलबूते मुमकिन नहीं। इसीलिए मानो वे दलितों के आक्रोश को संतुलित करते हैं, मतलब कि उनमें अपने दर्शन को शामिल करते हैं। वे साफ तौर पर देखते हैं कि समस्या की जड़ अज्ञान है। इसीलिए वे मुर्दइया का आगाज इस तरह करते हैं। मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसकी और मेरे बीच ना जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मानिंदर ने कहा
कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उनके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पिंडों ने मीनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर की कसौटी पर खड़ा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था और उसके और मेरे बीच कोई पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ व्यक्त मेरा में एक वचन की नहीं बहुवचन की ताकत है। भारत के तल की हकीकत है यह। मीनांदर बाहरी व्यक्ति था, प्रवासी का सरोकार स्ववासी की तरह न होने के बावजूद मीनांदर ने जो कहा वह तत्कालीन भारतीय समाज के तल का सत्य था, जिसे तत्कालीनों ने खंडित नहीं किया। तो क्यों? इसीलिए कि यह हाथ कंगन था। इसका मतलब है कि लिपि का ज्ञान चंद लोगों को ही था, बहुत लोग इससे वंचित थे। इसलिए तत्कालीन विद्वानों ने इसका विरोध नहीं किया। विद्वान तो कड़वी से कड़वी सच्चाई को भी स्वीकारता है। यह तत्कालीन विद्वानों के प्रति अवमानना का लेश मात्र भी नहीं है, जो तुलसीराम की गहनता और संतुलन का परिचायक है। साहित्य का लक्ष्य तो चंदों बहुतों का भेद खत्म करके सभ्य तक है, मगर अगर एक व्यक्ति भी ज्ञान से वंचित रहता है तो साहित्य इसका विरोध करेगा। वह सभी का हित चाहता है, चंदों बहुतों का नहीं। यहाँ तो बहुत लोग वंचित थे। आधुनिक भारतीय पंडों में तीनों शब्द करारे व्यंग हैं। पुराने मीनांदर के कथन का खंडन मंडन पुराणों द्वारा न होकर आधुनिकों द्वारा हो रहा है। यह मतलब कि ये आधुनिक जामे में पुराने लोग हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय नहीं, पुराने भारत उपमहाद्वीपीय हैं, जिसमें कई देश हुआ करते थे। सच्चाई को नकारने वाले सम्मान के हकदार कैसे हो सकते हैं? इसीलिए उन्हें आधुनिक पंडों से अपमाना गया है। पंड का मतलब तालाब भी होता है और पाड़ा भी। भैंस और पाड़े को पानी बहुत प्यारा होता है। कहते हैं ना कि गईली भैंसिया पानी में, अब उसका निकलना मुश्किल है, और अगर निकलेगी तो कीचड़ में लिथड़ी। तो यह पंडे कीचड़ में को मंडते हैं। तभी तो कूप मंडूक कहकर कूप की खिल्ली उड़ाते हैं, तब कि पानी पीने के लिए उसके पास जाते हैं। ये स्वच्छ को उपभोगते और गंदगी को प्रसारते हैं। इसीलिए सम्मान के नहीं, अपमान के पात्र हैं। आत्म का आलोचक ही स्वच्छ होता है। तुलसीराम की मूर्धइया आत्म का आलोचन करती है, इसलिए सामान्य आत्मकथाओं से अलग और विशेष है। इस प्रकार मूर्धइया का प्रारंभ ही लेखक के सरोकार, भाषा कौशल और गहन तथा विराट दृष्टि को कितनी साफ गोई से प्रकट देता है।
सुर सरी सम सब कर हित होई के कथन में नहीं, उसकी प्रक्रिया में तुलसीराम का विश्वास है। जब तक ज्ञान सभी तक नहीं पहुंचता, तब तक हम सभ्य नहीं हैं। ज्ञान से बहुतों को वंचित करके हमने भारत को ज्ञान से वंचित कर दिया। किस तरह तुलसी राम के ज्ञान प्राप्ति में अज्ञान बाधक बनता है, इसी का जीवंत दस्तावेज है मूर्धइया। कितने अज्ञानी थे हमारे पूर्वज, जिन्होंने प्रसारित की जाने वाली चीज़ पर पाबंदी लगा दी थी। ज्ञान प्राप्ति में लगे शंबुक को दंडित किया था। अक्सर हम बाहर रूप को ही सच मान लेते हैं, जबकि जीव तो भीतर होता है। नारियल का फल बाहर से जैसा होता है, उससे एकदम अलग भीतर से उसका मूल मुलायम वृक्ष रूप के भीतर है। हमें रूप से ज़्यादा मूल की ज़रूरत होती है। उसके रूप के वृक्ष होने का कारण बाहरी वातावरण है। उस मूल ने बाहरी वातावरण से संघर्ष करते हुए खुद को संकोचा नहीं, बल्कि गहना और विस्तृत किया। संघर्ष के कारण उसका बाहरी आवरण जितना रुक्ष और कठोर हुआ, उसके भीतर का जल उतना ही सुरक्षित और गतिशील रहा। उसकी जिजीविषा ने ही उसके रूप को रुक्ष और कठोर बनाया है। वृक्ष से अलगने पर अन्य फलों की तरह वह कुछ ही दिनों में सड़ मर नहीं जाता, बल्कि जीवित रहता है। तुलसी राम की मूर्धइया ऐसी ही रचना है। मूर्धइया शब्द फारसी के मुर्द और भोजपुरी के या प्रत्यय के मेल से बना है। भोजपुरी में खुरपी, फावड़ा, चाकू आदि में धार न होने पर वह मुर्दार का विश्लेषण पाती है। इस तरह मूर्धइया नाम का मान हुआ, जिसमें धार जीवन न हो, जहाँ मरे हुए लोग रहते हों। मगर मूर्धइया के भीतर तो जीवन ही जीवन है, अत्यंत संघर्षरत गतिशील जीवन। देखने की बात यह है कि इसमें मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी तालाब सभी जीवन की गतिमयता से ओतप्रोत हैं। यह जटिल और गतिशील प्रवाह के अंतर्गत उत्पन्न एक दलित अबोध बच्चे का इस प्रवाह को ही अपने अंतर्गत कर लेने का संघर्ष है। लघु की संतान है लाघव, तो अत्यंत प्रेरक और सुंदर है। हर लघु अपने लाघव द्वारा ही दीर्घ बनता है। किसी के अंतर्गत रहने वाला जब उस किसी को अपने अंतर्गत कर लेता है, तब उस किसी से दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होना ही बड़ा होना है। बच्चे का बड़ा होना उसके बड़प्पन से जाना जाता है। ऊपर नारियल का जिक्र आया, उसका मूल भीतर है। वह भीतर से बाहर की ओर विस्तारता है। मूर्धइया का दलित अबोध बच्चा भी भीतर से बाहर को विस्तरते हुए अपने परिवेश को खुद के अंतर्गत कर लेता है। तब ही तो उसे साफ साफ देख पाता है। तल की चीज़ को साफ साफ देखने के लिए पानी के भीतर की हलचल को शांत करना पड़ता है, जो आसान काम नहीं। तुलसीराम अपने अर्जे परिवेश को त्रासक रूप में प्रकट ना करके सहचार के रूप में प्रकट करते हैं। उन्होंने जीवन से जो कुछ अर्जित किया, उसे अपने तल से संजो लिया। रचने के पहले उसको आलोचा, मतलब कि साफ किया, उसके बाद सिरजा। इसीलिए मूर्धइया उस प्रेरक के रूप में हमारे तल में उतरती है, जिससे कि हमारा भीतर तल तक उद्वेलित होता है। जिस तरह दूध में दही खट्टा का कुछ अंश पड़ने पर
पूरा दूध उद्वेलित होकर दही में रूपांतरित हो जाता है, उसी तरह मूर्धइया हमारे रूप गुण दोनों में परिवर्तन ला देती है। इसीलिए इस कृति की संरचना में उतरना जरूरी हो जाता है। ऐसा करने से खुद का भी रचनाकार में रूपांतरण की गुंजाइश बढ़ जाती है। हर व्यक्ति को अपने समय को अनुसारते वर्तन करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया में वह अपने को और अपने समय को नवसारता भी है। मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि दर्शन जैसे शुष्क क्षेत्र में रमने वाला व्यक्ति साहित्य जैसे रसिक क्षेत्र में कैसे आ गया। शुष्क क्षेत्र में बबूल ही उगते हैं, केले और पपीते नहीं। मूर्धइया का रूप बबूल है, मगर भीतर केले और पपीते। जिस तरह किसान गन्ने के खेत और चारों ओर से कांटों के बाढ़ से सुरक्षित करता है, उसी तरह मानो मूर्धइया नामक बाढ़ ने तुलसी राम ने इसके भीतर के संघर्ष रस को सुरक्षित कर दिया है, क्योंकि यह उपभोक्तावाद है। रस के चाहक सभी सभ्य हैं, इस सभ्य हैं, रस के सर्जक बहुत कम असभ्य। इस तथाकथित रसिक क्षेत्र के लिए वे नौसिखुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं उसके रस को चोर उचक्के न लूट जाएं। शायद इसीलिए उन्होंने मूर्धइया नामक बबूल से सुरक्षित किया है। जिस जीवन को अन्य दलित लेखकों ने प्रकाशित किया, उसी जीवन को तुलसी राम ने अधिक गहरे और परिष्कृत रूप में प्रकाशित किया। ध्यातव्य है कि अधिकतर दलित आत्मकथाएं युवा लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, प्रौढ़ों द्वारा नहीं। शायद इसी कारण उनमें आक्रोश ज़्यादा है। गौरतलब यह भी है कि वे जिस जीवन से बाहर निकल आए थे, उसी के प्रति आक्रोश प्रकट कर रहे थे। भूतकालीन जीवन पर आक्रोश प्रकट करने से वर्तमान को नहीं बदला जा सकता। अतीत के प्रति प्रकट आक्रोश वर्तमान के प्रति आगाह जरूर करता है, मगर ठोस परिवर्तन लाने में सहायक नहीं होता। ठोस परिवर्तन तो अतीत के मूल में चलने वाली प्रक्रियाओं को आत्मसात करने से होता है। इस तरह जीवन के मूल गहराई में उतरना जरूरी है। गहरे उतरने में समय और श्रम दोनों लगते हैं। ये दोनों आक्रोश को संतुलित करते हैं। अधिकतर दलित आत्मकथाओं में उस जीवन से जूझने की प्रक्रिया और खुद के दुख के विरुद्ध आक्रोश ज़्यादा है। यह कठिन जीवन से उबरते ही उन लेखकों ने उन स्थूल व्यक्ति और स्थितियों पर ही अपना गुस्सा उतारा। उन प्रक्रियाओं को गहना कम, जिसे स्वाभाविक तो कहा जा सकता है, मगर रचनात्मक नहीं। तुलसीराम अपनी स्वाभाविकता पर अंकुश लगाकर गहन रचनात्मकता को प्रश्रय देते हैं। वे उन व्यक्तियों और स्थितियों को गहरे देखते परखते हैं, मतलब कि पहले दर्शते हैं, उसके बाद रचते हैं। अन्य दलित लेखकों की तरह वे भोक्ता से रचना की तरफ अग्रसरित न होकर दर्शन से रचना की तरफ अग्रसरित हुए हैं। भोग के समय तो हम सभी एक्टर होते हैं, भावते हैं, इसीलिए अपने क्रियारूप की गुणवत्ता और प्रभाव को नहीं जान पाते। क्रियारूप की गुणवत्ता और प्रभाव को तो दर्शन ही जान पाता है। खुद के स्पष्ट दर्शन के लिए खुद से उचित दूरी बनानी पड़ती है, भाव से दूर जाना पड़ता है।
भाव ही तो रस है। इसीलिए तुलसी राम भाव रस से दूर दर्शन अभाव शुष्क में गए, जहाँ से उन्होंने अपने अतीत को साफ साफ मतलब कि तल तक देखा, अपने दलित समाज और अन्य समाजों के क्रियाकलापों को तल की गहराई तक देखा, जिससे उनकी व्यक्तिगत पीड़ा का स्वरूप विस्तृत गया। व्यक्तिगत पीड़ा का शमन तो समाज पर आक्रोश व्यक्त करके हो सकता है, परंतु समाजगत पीड़ा का शमन हो तो कैसे? तुलसी राम द्वारा समाजगत पीड़ा के शमन के उपचार की कोशिश का नाम ही मुर्दैया है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तुलसी राम के समाजगत तुलसी राम में रूपांतरण का नाम ही मुर्दैया है। ऐसे में तुलसी राम आक्रोश प्रकट करें तो किस पर? तत्कालीन तुलसी राम का आक्रोश तत्काल में प्रकट भी हुआ होगा और नहीं भी। हम जो जैसे जैसे जब जब करते हैं, अगर उन्हें ज्यों का त्यों दर्ज दें तो वह किसी को प्रभावित नहीं करेगा। रचना भोक्ता और दृष्टा का गुणन होता है, न कि भोक्ता का वर्ग और दृष्टा का वर्ग। इससे तो महज उसका आकार क्षेत्रफल वर्ग बढ़ता है, संघन तो नहीं। साहित्य न वर्गीय होता है न सघन, वह तो संघन होता है। संघन के तीनों आयाम समान होते हैं, आय तो सभी करते हैं मगर व्यय कम ही। इस आय अथवा आय को किस तरह व्यया जाए, किस समय हो जाए, कम ही लोग जानते हैं। तुलसी राम इसे जानते हैं। उन्होंने समय को भोगन और दर्शन के बिल्कुल मध्य और बराबर रखा है। इन्हीं तीनों का गुणनफल है मुर्दैया। यह सघन नहीं संघन है। पहले यह आत्म का परिष्कार करती है, फिर समाज का। अगर भारतीय समाज के तल में उतरना हो तो मुर्दैया को न केवल पढ़ना चाहिए बल्कि रुक रुक कर पढ़ना चाहिए। तल के गहन मंथन से प्राप्त ज्ञान हमेशा हाथ कंगन की तरह होता है। सर्जक पहले अपने भीतर अर्जित कच्चे माल का परिष्कार करता है। बाहर से अच्छा बुरा जो भी मिलता है वो हमारे भीतर सुरक्षित हो जाता है। बाहर प्रकट करने के लिए उसका परिष्कार किया जाना जरूरी है। परिष्कार लोचना करने से होता है, जिसे दर्शना भी कहते हैं। लोचना दर्शना में समय लगता है। तुलसी राम पहले अपने घर को दर्शते हैं, जिसमें एक दादी है और एक चाचा भी। दादी स्नेहिल है जबकि चाचा कठोर। चेचक से आंख चली जाने पर सबसे पहले चाचा ही उसे अपशकुन मानता है, जगह जगह उसका तिरस्कार और अपमान करता है। अन्य समाज के लोग बाद में करते हैं। इसके मूल में अज्ञान है। अज्ञान किस प्रकार अपने पराये के भेद को भी मिटा देता है। देखना हो तो मुर्दैया पढ़ना चाहिए। गांव में तुलसी राम के अलावा एक सवर्ण व्यक्ति और एक महिला भी है जो पूरे गांव को अपशकुन लगती है। मेरे घर के पास एक आम के पेड़ में खूब बौर आए थे। अचानक जंगू पांडे आकर आम के बौरों को देखने लगे।
क्योंकि बौर बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे घर वालों ने कहना शुरू कर दिया। जंगू पांडे की नज़र लग गई, अब फल नहीं आएंगे, जबकि बाद में खूब फल आए। इसी तरह गांव की अन्य बुढ़िया ब्राह्मणी थी जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। पंडिताइन निर्वंश विधवा थी, उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते। वैसे सच्चाई तो यह थी कि हमारे गांव में निर्वंश, जंगू पांडे, विधवा पंडिताइन, पोखरे वाला लल्लू, खो खो करने वाली मरख उकी चिड़िया और मैं स्वयं, हम पांचों असली अपशकुन थे जिन्हें देख सुन लोगों की रूह कांप जाती थी। इसमें जाति पाति का कोई भेद नहीं। अधिकतर दलित आत्मकथाएं सवर्ण और अवर्ण पर आधारित हैं, जिसके कारण अवर्ण की भूल गलतियां लेखकों को दिखलाई नहीं देती या देखने की कोशिश ही नहीं की जाती। तुलसीराम इसके भीतर उतरते हैं तो अभेद पाते हैं। उनके हिसाब से यह भेद अज्ञान की उपज है, जिसे ज्ञान के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। असंख्य विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य अपने मूल में उतरता है। मूल ही वह ऊर्जा मुहैया कराता है जिससे परिस्थितियों का सामना किया जाता है। तुलसीराम का मूल दादी है इतनी गहरी कि आदिम दादी में परिवर्तित हो जाती है। इस दादी को तुलसीराम ने इतना गहा है कि हर वक्त जैसे अपने साथ लिए हों। दादा से प्राप्त सिक्कों को दादी तुलसीराम से ही गिनवाती है, मगर देती एक भी नहीं। जिस भाव से दादी उसे सुरक्षित रखती है, तुलसी लाख कंगाली में भी उससे मांगता नहीं, यह जानते हुए कि दादी उसे दे देगी। इसके बाद स्नेहिल माँ है जो इसके दुख में अपना पेट काटती है। अज्ञानी पिता की पढ़ाने की रुचि भी उत्साहित करती है। पिता भोला भाला पुराने ख्यालों वाला इंसान है, परंतु यही भोला भाला पिता माँ के चरित्र पर शक करके मारता पीटता है तो उसके मूल में उसका पुरुष होना प्रकट होता है। यह विचार उसे उच्च समाज से मिला है। तुलसीराम जैसे दिखला रहे हों कि अज्ञान दलित को भी दलक बना देता है, इसी कारण वह दूसरे समाजों से अक्सर उनकी बुराइयां ही ग्रहण करता है, अच्छाइयां बहुत कम। सवर्ण और अवर्ण का मूल तो अज्ञान है ही, उसका शासक भी अज्ञान है। अज्ञान ने ही एक दूसरे पर निर्भर लोगों को बांट दिया है। जीवन का यथार्थ इसे भुलाकर साथ रहने को मजबूर करता है। ज्ञान अज्ञान में चोली दामन का साथ है। चाहे स्कूल का हेडमास्टर परशुराम सिंह हो या चाहे स्कूल के अबोध बच्चे, परशुराम सिंह व्यक्ति होने के साथ एक अध्यापक भी हैं। मतलब कि अज्ञान और ज्ञान से संचालित व्यक्ति हेडमास्टर प्रायः सवर्ण बच्चों से कहते ठीक से सवाल पढ़ी के ना आइबा त यही चमड़े से रोज पिटवाइब। उसके इस कथन से तत्कालीन तुलसीराम पर जो प्रभाव पड़ता था उसे भी देख लीजिए। यह सुनकर मैं बहुत खुश होता और इससे मुझे गहन अध्ययन की बहुत प्रेरणा मिलती। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। अगर हेडमास्टर के कथन की व्याख्या करें तो उनकी संवेदना
सवर्ण छात्रों के प्रति मिलेगी। वे एक छात्र से उन्हें नहीं पिटवाते थे बल्कि एक चमार से पिटवाते थे। मतलब कि चमार से पिटने का दर्द उस बच्चे का अंतःस्थल को भेद देता, जिससे वे जी जान से अपना मन पढ़ाई में लगाते। परंतु अबोध तुलसीराम अगर उपर्युक्त अर्थ लेता तो शायद आज का ज्ञानी तुलसीराम नहीं बन पाता। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ई चमरा एक दिन हमरे स्कूल का इज्जत बढ़ाई। यह कथन अत्यंत जटिल भावबोध से निर्मित है, जिसमें टीस के उपरांत खुशी भी है। ऐसे जटिल भावबोध ही किसी रचना को दीर्घजीवी बनाते हैं। अब अबोध बच्चों का हाल देखें। मैं हमेशा उत्तर सबसे पहले बता देता था। इसके बाद अध्यापक मुझे आदेश देते कि जिन छात्रों ने उत्तर नहीं दिया मैं उन्हें एक एक झापड़ या मुक्का मारूं। मैं अक्सर रोज ही इस प्रक्रिया में अनेक छात्रों की पिटाई कर देता, जिसके कारण छात्र, खासकर के सवर्ण जातियों के बच्चे, मुझसे बहुत घृणा करने लगते थे, जिसका प्रमुख कारण था मेरा अछूत होना तथा ऊपर से चेचक वाला चेहरा तथा एक आँख का खराब होना। ऐसे छात्र लेजर के दौरान मुझे इंगित करके बाजार में सामान बेचन वालों की बोली की नकल पर कहते, ले अमरूद एक आना, यानी एक आना का बिगड़ा हुआ रूप एक काना। किंतु मैंने स्कूल में इससे निपटने का एक उपाय ढूंढ लिया था। जो छात्र वैसा कहकर मुझे चिढ़ाते थे, उन्हें मेंटल के दौरान अध्यापक द्वारा झापड़ मारे जाने के लिए कहने पर मैं बहुत जोर से मारता, जिससे वे तिलमिला कर रह जाते थे। किंतु वे अध्यापक के डर से कुछ कर नहीं पाते। बाद में कई छात्र मेंटल वाला घंटा आने से पहले मुझसे गिड़ाते हुए कहते, आज जोर से मत मारिया। यह लघु के लाघव का परिणाम है, जो दीर्घों को भी हंसाने में समर्थ है। एक आना का बिगड़ा हुआ रूप एक काना पर क्या आपने गौर किया? अगड़ा हुआ रूप नहीं, बिगड़ा हुआ रूप। अगड़ा का हुआ रूप नहीं, बिगड़ा हुआ रूप। भोजपुरी में वो में रूपांतरित हो जाती है। इस तरह एक आना तुलसीराम के भीतर विशेष रूप से गड़ गया। अगड़ा हुआ रूप नहीं, बिगड़ा हुआ रूप। इस तरह एक सवर्ण बच्चों ने यह विशेष तरीका क्यों अपनाया? इसलिए कि उन्हें एक ओर तो तुलसीराम को चोट पहुंचानी थी, तो दूसरी ओर अपनी रक्षा भी करनी थी। इस आसान तरीके ने उन बच्चों के तत्कालीन दुख को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया, जबकि तुलसीराम का दुख कम हुआ। अगर वे बच्चे कठिन रास्ता चुनते और अगर तुलसीराम को झापड़ ना भी मार पाते तो उससे मार खाने से तो बच ही जाते। आज वे न जाने किन किन की झापड़ खाते, जोर से मत मारियाँ कहते, रिरियाते जीवन गुजार रहे होंगे। यहाँ एक चीज़ गौर करने लायक है कि तथाकथित विकसित आज से हमारा पिछड़ा कल कितना सहिष्णु था। एक क्षत्रिय अध्यापक दलित छात्र से सवर्ण छात्रों को पिटवाता है, परंतु कोई भी अभिभावक इसकी शिकायत नहीं करता।
जबकि आज तो बात बात में शिकायत पहुंच जाती है। इसी क्रम में हमारी शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य दिखता है। अभाव ही सृजन की जननी है। तुलसीराम ने इसे कहा। थपुआ पर लिखना, जानवरों को चराते समय जमीन पर ही सवाल हल करना इत्यादि इत्यादि अभाव के ही प्रमाण हैं। आज न जाने कितने कागज, कलम, पेंसिल बर्बाद हो रहे हैं, परंतु गहन शिक्षा कहीं दिख ही नहीं रही। स्कूल, कॉलेज मशीन तैयार कर रहे हैं। शिक्षा मनुष्य के रूप में जीवन जीने का सलीका सिखाती है। आज की शिक्षा पद्धति का इससे दूर दूर तक भी नाता नहीं। वह तो मनुष्य को संसाधन में तब्दील कर रही है। संसाधन की अपनी कोई इच्छा सोच नहीं होती। वह तो उपयोगकर्ता की इच्छा सोच के अनुसार वर्तती है। उपभोक्ता मनुष्य और मनुष्यता से अधिक संसाधन पर जोर देता है, जबकि मूर्धया इस पर जोर देती है कि विकास संसाधनों के अधिक का मोहताज नहीं होता। संसाधन का अधिक तो साधक को साध्य से ही दूर कर देता है। हम संसाधनों का अधिक उपभोग करने के कारण निरंतर क्षरित हो रहे हैं। तुलसीराम ने खुद को विशेष नहीं, सामान्य दलित के रूप में पेश किया। इसीलिए आत्ममोह, आत्म प्रशंसा से बचने में सफल हुए। अन्यथा आत्मकथाएं खुद को विशेष करने के प्रयास में अपने संघर्ष को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है, जिससे रचना का प्रभाव घनीभूत ना होकर बिखर जाता है। व्यक्ति के रूप में हम सभी उपभोक्तावाद से बुरी तरह परेशान हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बेतरह साधनों को इकट्ठा करने में ही खप रहे हैं। बच्चों को सब कुछ बाजार ही उपलब्ध करा रहा है, इसे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे में उसमें कुछ करने बनने की साध पैदा हो तो कैसे। शिक्षा क्षेत्र तुलसीराम के जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है। उसका जीवन गतिविधियों से भरपूर है। पढ़ने के लिए उसे समय की पढ़ने के लिए उसे समय की पढ़ने के लिए उसे समय की किल्लत है, फिर भी वह उसे चुरा ही लेता है। वह इस चुराए हुए समय का सदुपयोग प्रेमियों की तरह करता है। ऐसा इसलिए होता है कि वह अपने परिवेश और व्यवस्था की शिकायत न करके उसे बदलने की कोशिश करता है, जिससे खुद भी बदलता जाता है। इस तरह यह पूरी आत्मकथा एक गतिशील द्वंद्व बन जाती है। अपने अतीत की खामी खूबियों को द्वंद्वती, गुणती, संजोती, इसीलिए अत्यंत गतिशील और संघन है। शिक्षा कहीं भी किसी भी समय और स्थिति में अर्जित की जा सकती है। नटिनिया और तुलसी का पढ़ना पढ़ाना काबिले गौर है। मैंने शुरू में उसे चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर कुछ अक्षर सिखाने की कोशिश की, किंतु उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था। एक दिन वह एक आवा से निकला हुआ नया थपुआ लेकर आई। वह कहने लगी कि मैं दूधिया से थपुआ पर लिखकर पढ़ाऊँ। मैं वैसा ही करने लगा। शहरी लोग इसे पढ़ाई का मजाक कहेंगे और नटिनिया की पढ़ाई के हश्र से इसकी पुष्टि भी कर देंगे। कहेंगे कि देखा न, ऐसी पढ़ाई का नतीजा सवाल नतीजे का नहीं, उस ललक का है जो पढ़ाई के प्रति दिखती है। साधनहीन ग्रामीणों के लिए जमीन ही
ओढ़ना बिछौना भी है और स्लेट पटरी भी। वह उसी पर लिखती मिटाती आगे बढ़ता जाता। विषम परिस्थितियाँ हुनरमंद बनाती हैं। भैंस चराता तुलसी साधन और समय के अभाव में जिस तरह जमीन पर सवाल हल करता था, कुछ उसी तरह बाबा नागार्जुन भी लिफाफों और बस की टिकटों पर कविता लिखा करते। ये प्रसंग साधनहीनता का रोना रोने वालों के गाल पर चपत है। यहाँ तुलसी का जमीन पर सवाल हल करना ज़मीनी सवाल हल करने का प्रतीक बन जाता है, परंतु हम लोग तो ज़मीनी सवाल को कागज़ पर हल करते हैं। क्या यह करारा व्यंग नहीं है? हम सभी जानते हैं कि हर क्रिया दो विरुद्धों का सामंजस्य होती है, इसीलिए स्थिर होकर देखने पर उसका दो विरोधी प्रभाव पड़ता है। मसलन कमज़ोर को मदद की जानी चाहिए। मदद क्यों की जानी चाहिए? इसीलिए कि वह भी मजबूत बन सके, यह इसका मर्म है। मगर अगर मदद के बावजूद भी वह मजबूत नहीं बना, जिस तरह नैटिनिया लिखना सिखाने के बाद भी लिखने में समर्थ नहीं हुई, तो क्या सिखाने वाले को उसे सिखाते ही रहना चाहिए? स्पष्ट है कि नहीं। जीना किसी न किसी देश काल में होता है, इसीलिए अपने देश काल में एक पैर जमाने के उपरांत ही दूसरा पैर उससे बाहर किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी इंसान अपने देश काल से एक कदम ही आगे बढ़ सकता है, इससे अधिक नहीं। ऊपर जमीन और थुपिए पर लिखने का जो जिक्र हुआ है, उसी से मिलता एक विदेशी प्रसंग है, जिसे आप भी देखें। मलालई किसी मध्य युगीन अफगानी राजा की बेटी थी, जिसका लगाव उसके ही एक गुलाम से हो गया था। घबराकर राजा ने मलालई को जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में उसके पास न कागज़ था न कलम, अतः वह उंगलियों को घायल कर निकलते हुए खून से दीवालों पर लड़ियाँ लिखने लगी। ये रचनाएं बाद में चलकर पश्तो साहित्य की अमूल्य निधि सिद्ध हुई। इस तरह यह स्पष्ट है कि साधनहीनता ही हुनर की जननी है। आज की शिक्षा पद्धति ने तो जैसे लघु और लाघव को देश निकाला दे दिया। तुलसीराम मनुष्य के लाघव की ओर ध्यान खींचते हैं, तभी तो इसे विदेशी प्रसंग के द्वारा पुष्ट करते हैं। अब उन्हें अपनी साधनहीनता पर कोई दुख नहीं। दुख है तो हमारे सामाजिक ताने बाने से, जिसमें कोई अछूत है तो कोई सवर्ण। देखने की बात यह है कि वे इस सामाजिक व्यवस्था से गहन प्रेम करते हैं, परंतु उसकी बुराइयों को गले नहीं लगाते। वे जिस सामाजिक व्यवस्था की उपज हैं, उसके प्रति उसमें गहन ममत्व है। वे उसके प्रति श्रद्धानत भी हैं और उसकी बुराइयों को दूर करने भी लगे हैं। हम जिसे जितना चाहते हैं, उसके दुर्गुणों को उतना ही दूर करना चाहते हैं। मूर्धइया में विभिन्न समाजों की भरमार है, बावजूद इसके कि एक समाज की कथा होने का एहसास कराती है। ऐसा इसीलिए हुआ है कि वे एक दूसरे से अलग थलग ना होकर एक दूसरे के आवन जावन करते हैं। मतलब कि तुलसीराम ने भिन्न भिन्न समाजों को ऐसे अभिन्न किया है कि मूर्धइया एक संकुल नज़र आती है। ऐसा समाज जिसमें भिन्नताओं की भरमार है, बावजूद इसके वे अभिन्न हैं। मुझे अचरज होता है कि तुलसीराम ने किस तरह भिन्न भिन्न समाजों को कई भिन्नों में तब्दील किया होगा, फिर उन्हें अपनी संवेदनाओं से गुना होगा।
इतनी बारीक भिन्नता तो कम ही देखने को मिलती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि विभिन्न भिन्नों का विविध प्रकार से अभिन्न रूप ही मूर्धन्य है। इससे विभिन्न स्वर निकले हैं जो मर्म को छूने के साथ ही गतिविधि करने को प्रेरित भी करते हैं।